नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर पदाधिकारी यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि व्यापार के घोटाले संबंधी लगभग 3 दर्जन मुकदमों का सामना कर रहे हैं। उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि यौन शोषण का भी आरोप है और कई मामले ऐसे हैं जिनमें कि उन्हें सजा होना तय है। लेकिन अमेरिका की जनता ने महंगाई, बेरोजगारी और अवैध अप्रवासियों की समस्या को लेकर उन्होंने भारतवंशी कमला हैरिस को छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति को चुनना पसंद किया जो कि न सिर्फ एक कुशल व्यापारी है, जो अपने फ़ायदे के लिए ही काम करता है और जिसका लोकतंत्र के प्रति कितनी आस्था है, ये शायद अमेरिका वासी ने 2020 में देख ही ली, जब अपना चुनाव हारने के बावजूद भी उन्होंने उस को स्वीकार नहीं किया और किस प्रकार अमेरिका के इतिहास में पहली बार सदन में खून खराबे की स्थिति पर और वहाँ आरोप है कि गोलियां भी चला। खैर, चूँकि अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को फिर से मौका दिया है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जिस प्रकार से भारत के का एक समूह लहालोल हुआ जा रहा है, उनकी वजह से गदगद है, उसके बारे में आज चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। अमेरिका ने हमारी 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रखा और 2 लोगों को उन्होंने अपने यहाँ घुसने से पाबंदी लगा रखी। यहाँ तक कि हमारे रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के खिलाफ भी यहाँ एक मामला चल रहा, जिसमें कि बताते हैं कि एक कैदराव के एजेंट उनको भी इस मामले में संदिग्ध बनाए गए। भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध मात्र इसलिए लगाया गया कि भारत की कंपनियां उस रूस को अपने सामान का आपूर्ति कर रही थी जो कि रूस यूक्रेन युद्ध में काम आ रही थी। चुनाव जीतने के बाद जिस तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला उद्बोधन दिया, वैसे तो मुझे पहले से ही जानकारी थी कि नेशन फर्स्ट की बात करने वाले और अपने हितों को अपने संबंधों से ऊपर रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप से भारत को किसी प्रकार की आशा नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो एक समूह है जो कि लहालोल हुआ जाता है, जिससे अपनी समस्याओं की चिंता न होकर धर्म को बचाने की फिक्र रहती है,
वो वर्ग डोनाल्ड ट्रंप के रुझानों में आगे होते ही किस प्रकार सोशल मीडिया पर लाल लोट हुआ जाता था, ये देखने की बात है कि क्या भारत की समस्याओं का समाधान हो जाएगा या भारत को और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना। आप तय मानिए कि अमेरिका में पूरी तरह से व्यापारी सरकार पदस्थ हुई है। खैर वैसी स्थिति अपने यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जिस तरह से विपक्ष ताकतवर है उस तरह की ताकत अमेरिका में विपक्ष के पास नहीं। वो दोनों सदनों में अपना वर्चस्व खो चुके। सबसे ज़्यादा फर्क उन पेशेवरों को झटका लगेगा जो दसियों साल से H-1 वीज़ा के लिए तैयार बैठे थे या आस लगाए बैठे थे। अप्रवासी और खासकर बाहरी देशों के लिए वीज़ा नियमों को और सख्त बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जाना जाता है। तो भारत को ये आशा छोड़ देनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के रहते वीज़ा नियमों में कोई परिवर्तन हो। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम देशों के खिलाफ विश्वभ्रमण करते हैं, जिस तरह का रवैया उनका ईरान और देशों के प्रति रहा है, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि ईरान और इजराइल के तनातनी में निश्चित तौर पर वो इजराइल के पक्ष में खड़े होंगे, जैसा कि उन्होंने चुनाव के समय घोषणा की। और इसका निश्चित तौर पर हमारी आर्थिक स्तर पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अब ये युद्ध का लंबा खींचा तो निश्चित तौर पर तेल और गैस जैसे संसाधनों पर भी दबाव पड़े। और तेल अपना जो काम है उसकी ज़्यादातर आपूर्ति बाहर देशों से ही होती है और हम एक तरह से आपूर्ति पर भी निर्भर हैं। लेकिन अंतर जो युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में निश्चित तौर पर तेज़ी आने वाली है और जिसका खामियाजा भारत को यानी कि अपने देश को भुगतना पड़ेगा। तो जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर खुश हो रहे थे, निश्चित तौर पर उन्हें देश की आर्थिक स्थिति में भी झटका लगने लगा। और उन्होंने अप्रवासी भारतीयों को लेकर जिस तरह का उनका रवैया है, हाल ही में एक जानकारी के अनुसार 90,000 अप्रवासी भारतीय पकड़े गए हैं, जिसमें कि 46,000 से ज़्यादा एक प्रांत विशेष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से। क्या उन अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका में शरण दे दी जाएगी? ये एक ऐसा मुश्किल सवाल है जिसका जवाब सभी लोग जानते हैं, लेकिन चूँकि अपनी एक नीति भले ही पदाधिकारियों के अनुसार बदलती रही हो, जो अमेरिका की नीति है नेशन फर्स्ट, वो संबंधों पर वरीयता नहीं देते। वो सबसे पहले अपने देश
के लिए फ़ायदेमंद लोगों की ओर ध्यान देते हैं, वो वैसा नहीं करते जैसा कि अपने यहाँ के लोग संबंधों को ज़्यादा तरजीह देते हैं और अपने फ़ायदे नुकसान का इतना आकलन नहीं करते। लेकिन अमेरिका खुद के फ़ायदे पर ज़्यादा जोर देता है। देखना यह है कि जो अपने यहाँ के सत्ताधीश लोग हैं, जो कि खुद को व्यापारी करते हैं, वो किस प्रकार एक व्यापारी राष्ट्र, जो कि अमेरिका में मुख्य पद पर एक व्यापारी ही पहुंचा है, उस तरह किस प्रकार अपने देश के हित में बातचीत करते हैं, या यूँ कह लीजिए आप कि अपने फ़ायदे के लिए किस तरह से अमेरिका के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने देश के हित में किस तरह वो काम करेंगे जिससे कि अपने देश के फ़ायदा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिका से भारत को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। रक्षा क्षेत्र में हो सकता है कि कुछ भारत की कंपनियों को फ़ायदा हो, क्योंकि चीन के प्रति जो रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति तक है और निश्चित तौर पर ये रवैया उनके राष्ट्रपति रहते और भी आगे आने वाला है। लेकिन जिसके कारण आशा है कि भारत को कुछ काम वगैरह मिले, लेकिन जिस प्रकार वो अपनी करेंसी को वरीयता देते हैं, उससे भी भारत को आगे चलकर इस मामले में भी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर डॉलर की मजबूती आएगी और इस मजबूती के कारण निश्चित तौर पर बैंक दरों के ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसका असर भारत के ही नौकरी पेशा लोग और मध्यम वर्ग पर पड़ने वाला है, क्योंकि वहीं की कटौती के कारण चूँकि अब पूरी दुनिया ग्लोबल और किसी भी देश की अस्थिरता आज का फ़ायदा और नुकसान पूरे विश्व को झेलना पड़ता है, तो अमेरिका की मजबूती से निश्चित तौर पर अपने यहाँ भी ब्याज दरों की दरें कम नहीं होंगी और मध्य वर्ग को ज़्यादा EMI भरनी पड़ेगी। देखना यह है कि दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप भारत को कोई सुविधा देते हैं या मात्र अपने देश को वरीयता देते हुए भारत को उसी प्रकार पाकिस्तान और भारत के मध्य एक दीवार खड़ी करते हुए मात्र अपने फ़ायदे के लिए इस देश के सत्ताधीश और देश लोगों को उपयोग करते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मैंने पहले कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से अपने देश को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका एक कदम अपने देश की अर्थव्यवस्था को जर्जर कर सकता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।